मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए माजी में भी बहुत से ऑपरेशन किए गए। राह हक, राह रास्त, राह नजात, ज़रबे अज़्ब और अब एक और ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। सलीम बुखारी साहब, एंड दैट इज़ अज़्म इस्तेहकाम। मुझे ये बताएं कि इसके मकासद भी क्या वही हैं जो इससे पहले वाले जो ऑपरेशन हैं उनके मकासद रहे? आंसर इज बोथ यस एंड नो। ओके, यस इसलिए कि आपने कहा कि इसका ताल्लुक अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर करने से है, यस, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव किसी सियासी जमात को टारगेट करना नहीं है। बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं स्टेट कर रहा हूँ, इसका मकसद सी पैक को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ठीक है। इसलिए कि सी पैक को जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिस तरह के चाइनीज़ इंजीनियर्स और वहाँ के जो लेबर काम करने के लिए आती है उनके ऊपर जो अटैक्स हुए, जिस तरह उनकी किलिंग्स हुई, लास्ट बिशाम वाला वाक़या आपको याद है जब उनकी जीप को उड़ा दिया गया, तो ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट, जिसको मेगा प्रोजेक्ट आप कह सकती हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि उनको ख़तरात उन्हीं कुव्वतों से हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। सर, कंफ्यूजन, अच्छा आप आएं पहले। मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि इसके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर की विज़िट के फ़ौरन बाद एपेक्स कमेटी का इजलास होना और उसके बाद ये फ़ैसला करना कि ऑपरेशन इस्तेहकाम जी, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ये लॉन्च किया जाना है, तो देयर इज़ ए लिंकेज। बिल्कुल मैंने हवा में बात नहीं की है, देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज, क्योंकि चाइना अब आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है अगर उसके लोग जो हैं वो गैर महफूज नहीं, अगर वो महफूज नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से दैट इज़ लॉजिकल, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इन वजूहात पर हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट करने पर आमादा नहीं है। उनका क्या करना है जो परेशान है इस ऑपरेशन को लेकर? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले तो ये वाजे करना चाहता था कि जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हाँ या जिस तरीके से इसको पेंट किया जा रहा है कि ये शायद किसी ख़ास सियासी जमात या किसी ख़ास यानी ग्रुप ऑफ पीपल के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है। आपने जो तफसील बयान की, मैं ज़रा थोड़ी सी उसकी तफसील और बयान कर दूँ। अगर आपने जो ऑपरेशंस का कहा जी, ये ऑपरेशन जो है ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे, ना ये कोई अचंभे की बात है। ज़रा थोड़ी सी तारीख में आपको बताऊँ, 3 तो बहुत बड़े मेजर ऑपरेशन हैं, जिनमें ऑपरेशन राह रास्त था जब सवात को क्लियर किया गया था 2009 और 2010, 1 साल तक ये चला था। आपको याद है कि सवात के ऊपर कब्ज़ा हो गया था। मौलवी फजलुल्लाह साहब जो हैं वो वहाँ पर जरगे करते थे, फैसले करते थे और कहते थे पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो जो ये कहा जाता है ना जी कि इन ऑपरेशनों का फ़ायदा क्या हुआ, मैं आऊँगा असद कैसर साहब की उस दरफुंतनी पर कि कोई बताएं कोई कामयाब हुआ ऑपरेशन के नहीं है। मैं कामयाब ऑपरेशन जो है उसकी तफसील बता रहा हूँ। सॉरी, उसके बाद जी दूसरा था ऑपरेशन ज़रबे अज़ब। मेजर ऑपरेशन था, 15 जून को 2014 में ये लॉन्च किया गया था। इसके भी बहुत खातिर खा नताइज निकले थे। तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये 22 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये तो है मेन ऑपरेशन। लेकिन इससे पहले ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 2001 से 2002 तक जारी रहा। ऑपरेशन अल मिज़ान 2002 से 2006 तक जारी रहा। ऑपरेशन जलजिला 2008 में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन शेर दिल, राह हक और ऑपरेशन राह रास्त ये 2007 से 2009 तक ठीक है, ये होते रहे। तो ये तासुर देने की कोशिश करना कि ये ऑपरेशंस पहली दफ़ा होने जा रहे हैं या इन ऑपरेशन से किसी ख़ास पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ये बेईमानी बात है। लेकिन ऐसा क्यों सोचा जा रहा है हम उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है जी, ये तफसील जो है बहुत ज़रूरी है। इन सब कुछ के बीच में एक और इनिशिएटिव लिया गया था जब नेशनल एक्शन प्लान बना था 2021 में। ठीक है जी, आपको पता नहीं किसकी हुकूमत थी उस वक्त जी, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद ना मरकज़ ने किया ना सूबों ने किया ढंग से, लेटर एंड स्पिरिट में। इनिशियली कुछ फैसले हुए, कुछ ऑपरेशंस हुए जो कामयाब हुए, और एक ऐसी स्टेज आ गई थी जब सिर्फ स्लीपर सेल्स का खात्मा करना बाकी रह गया था। ठीक है। बाकी मेजर जो टेररिस्ट थे सॉरी, उन सब के ऊपर काबू पा लिया गया था। सर, 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद भी तो हम देखते हैं ना कि उस पर मौसर तरीके से अमल दरामद नहीं करवाया गया। देखिए, गुजारिश ये है जब आपकी नीयत ना हो। सॉरी, ज़रबे अज़्ब की बात कर रही थी मैं। जी, ज़रबे अज़्ब तो ठीक कह रहे हैं आप जी, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान जो बना था ये 2021 में बना था। ठीक है, जिसका मकसद इन टेररिस्ट कुव्वतों का खात्मा था, इनके स्लीपर सेल्स का खात्मा था। लेकिन उसके ऊपर लूक वार्म रिस्पॉन्स जो है वो सूबों की तरफ से भी आया और मरकज़ की तरफ से भी आया, जिसकी वजह से वो नाकाम हुआ। अब फिर बात हो रही है कि इस नेशनल एक्शन प्लान को बुनियाद बना के आगे बढ़ना चाहिए।
ये भी हो गया जी। अब आ जाइए जनाब, दो बंदे कल जो बोले हैं पीटीआई के, ख़ास तौर से एक अली अहमद ख़ान साहब और दूसरे असद कैसर साहब, उनकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अली अहमद ख़ान साहब ये पूछ रहे हैं कि पता लगना चाहिए कि तालिबान को पाकिस्तान में कौन लेकर आया। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। एक तो उन्होंने मलबा डालने की कोशिश की जनरल बाजवा और फैज़ हमीद पर, ठीक है। उनसे पूछे, उनसे सवाल लें। अगेन टारगेट इज़ द आर्मी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ज़रा मुझे आप ये बताइए कि किसकी सिफारिश के ऊपर 482 के करीब सज़ा याफ्ता लोगों को जेल से रिहाई मिली थी प्रेसिडेंशियल पार्डन के तहत? कौन था वज़ीर आज़म? सदर थे अलवी साहब, ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जेल ब्रेक हुई या करवाई गई DI खान, जिसमें से 175 सर यादें बड़ी सख्त हैं, जनरल ज़िया को कैसे भूलेंगे? जनरल ज़िया कहाँ से आगे इसमें? वो मूजद किसी और चीज़ के थे। वो तो ये क्लाशनकॉफ और दहशतगर्दी का एलिमेंट लेके आए ना जी यहाँ। यकीनी तौर पर उनकी भी जान नहीं छूट सकती, लेकिन हम तो बड़ी रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिर जनाब ये किसने कहा था कि जी तालिबान के दफातर खुलने चाहिए पाकिस्तान के शहरों में? और ये किसने कहा था कि जी तालिबान के साथ बहुत जुल्म हुआ है? याद है ना आपको? तो इसलिए अली अहमद ख़ान साहब की अकल पर मुझे हैरत है कि वो हमसे या कौम से सवाल पूछ रहे हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उनका पता लगाएं जी। टारगेट उनका फ़ौज है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन ये भी हकायक हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आगे आइए जनाब, असद कैसर साहब ये फरमाते हैं कि जनाब आज तक कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हुआ है? तो हम इसकी तफसील पहले ऑलरेडी बयान कर चुके हैं, इसलिए उसको दोहराने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर इन ऑपरेशन के बाद फॉलो अप एक्शन जी सूबों ने और मरकज़ ने ठीक किया होता तो आज हम इस जगह नहीं खड़े होते जहां हम खड़े हैं। आगे जनाब मुझे ये बताइए कि दुनिया की किस पार्लियामेंट में ये होता है कि आप अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए, आप दहशतगर्दों को रूट आउट करने के लिए कोई फ़ैसला करें तो उसकी सियासी जमातें मुखालफत करें? हैरत की बात है ना, हैरत की बात भी है और तशवीश की बात, ANP भी है। लेकिन खान साहब को के तो दलाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन ANP और पीपल्स पार्टी जी जब ये ऑपरेशंस हुए थे तो आपको याद होगा कि ANP की क़यादत के ऊपर कितने अटैक्स हुए थे और कितने लोग मारे गए थे। उसके बावजूद अब नफी कर रहे हैं। ठीक है मैंने कहा ना वो डरते हैं कि ऑपरेशन होगा तो हम फिर टारगेट होंगे। सही। KPK है ना जी, डोंट फॉरगेट। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी थोड़ी सी रिलक्टेंट है। अच्छा, उसकी वजह ये कि लास्ट टाइम जब ये ऑपरेशन हुए थे तो उसका सबसे ज़्यादा जो बोझ था वो इन दो पार्टियों पर पड़ा था, तो इनकी तो हमें समझ में आती है। लेकिन ये मौलाना साहब जो वहाँ के मौलाना साहब के ऊपर भी आ रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा था अली अहमद ख़ान साहब की और असद कैसर साहब की। अब आ जाइए मौलाना साहब की कुछ सियासी मजबूरियाँ हैं। वो ये समझते हैं कि उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी कुव्वतों के साथ सॉरी मिल के हमें इलेक्ट्रल प्रोसेस से उठा के बाहर फेंक दिया है। हालांकि मैं कई दफ़ा आर्गू कर चुका हूँ कि जब वो ये बात करते हैं, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी और उनके जो हल्का असर और रसूख हैं वो तो KP है। KPK तो KPK में तो नून लीग नहीं जीती ना, KPK में पीपल्स पार्टी जीती है, KPK में तो तहरीक इंसाफ जीती है ना जी। तो फिर उनके साथ अगर कोई ज़्यादती या कोई धांधली हुई है तो फिर PTI ने की होगी ना। एनीवे वो चूँकि इस वक्त कुर्बत उनकी PTI के साथ ज़्यादा है और कॉज भी कॉमन है। मौलाना फजल रहमान भी नहीं चाहते कि इस तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ हो जिनको टारगेट किया जा रहा है। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने के हक़ में नहीं है। और जब आप TTP के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, जब आप ऑपरेशन करेंगे तो ये डोर जो है ये यकीनी तौर पे काबुल तक पहुँचेगी। सबसे ज़्यादा जो उस वक्त रेवलरीज या कन्फ्रंट्रेशन होगी वो उसी जगह पर होगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, ये लोग अफ़गानिस्तान में हैं। ठीक। वहाँ से आते हैं ग्रुपों की सूरत में, कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं ऑपरेशन करके। तो हुकूमत पाकिस्तान ने 2 से 3 मरतबा बाकायदा एहतजाज किया है काबुल गवर्नमेंट से, और आखिरी बार उन्हें कहा है कि अब अगर वो बाज ना आए तो हम उनको फॉलो करेंगे, और अगर हमें अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे उनके पीछे। ये काफ़ी सुयर थ्रेट है। इससे पहले अगर आपको याद हो एक एक्शन हुआ था, वो ये कि जी जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ यहाँ रह रहे हैं उनको वतन वापस भेजा जाए। बड़ी लेने हुई थी, आपको पता है एक्टिव, लेकिन सिर्फ 4 लाख 4.5 लाख के करीब लोग वापस गए हैं जी। मगर यहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद 30 से 40 लाख के करीब है जी। तो उसको भी कुछ लोगों का ख्याल ये था, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी
कि ये जो यहाँ पर वारदात करते हैं वो इनके गाब में छुप जाते हैं और गायब हो जाते हैं और हमारी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। जी। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात का भी बहुत सीरियस स्टेक पे चला जाना इस ऑपरेशन के नतीजे में एक नेचुरल अमल होगा। ठीक है। ठीक है जी। हैविंग सेड दैट, अली अमीन गंडापुर साहब जो है, और ये इन्होंने कल कहा भी, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट में लाएं इसको। खैर वो ख्वाजा आसफ ने कह दिया कि जी बिल्कुल ये पार्लियामेंट में आएगा, ये पहले एपेक्स कमेटी ने किया है, अब ये काबीना करेगी और काबीना के बाद हम इसको कैबिनेट में ले आएंगे। लेकिन सारा क्रिटिसिज्म जो है वो था एपेक्स कमेटी के ऊपर जी। क्योंकि उसमें अस्करी क़यादत की नुमाइंदगी भी अब मौजूद है। हाँ जी। मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि जब प्राइम मिनिस्टर महात्मा खान साहब हुआ करते थे तो जितने नेशनल इशूज़ के ऊपर इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, एपेक्स कमेटी तो खैर नहीं थी उस वक्त फॉर्मली, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और टॉप पॉलिटिकल लीड उनमें से मसूफ हमेशा गायब होते थे। ठीक है। इस काबिल नहीं समझते थे, या वो समझते थे कि मेरी बड़ी तौहीन है अगर मैं जाके वहाँ अपोजिशन के साथ बैठूंगा। याद है ना आपको, सर याद है। अफगानिस्तान के ऊपर जब हुआ ये नहीं गए, जब इंडिया ने अटैक किया उसके बाद जो इजलास हुआ उसमें नहीं गए। तो ये एक एटीट्यूड है। लेकिन इस एपेक्स कमेटी में कल अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं जी। और पीटीआई के होते हैं वो मौजूद थे। अच्छा। और उनकी मौजूदगी जो है इसका मतलब ये है कि जो गुफ्तगू भी वहाँ हुई और जो फैसला भी वहाँ हुआ, ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। अब वो बाहर निकल के कह रहे हैं डर से महात्मा खान के कि जी वो जिक्र तो हुआ था ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का, लेकिन कोई फॉर्मल प्रपोजल तो नहीं थी, कोई प्लान तो नहीं था। ठीक है सलीम बुखारी साहब, तो अब हमारे लिए पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, तो हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी इसकी इंश्योर करने के लिए क्या इकदाम हमें वहाँ पर लेने चाहिए, या हम इन लोगों को एक पेज पर ला पाएंगे इस एजेंडा के ऊपर? इन्होंने एक पेज पर कोई नहीं आना, ये मैं फतवा जारी कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके स्टेक मुख्तलिफ है। अब मैं तफसील छेड़ेंगी आप तो बहुत बिटर बातें निकलेंगी, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि बहुत से उन लोगों पर हाथ पड़ेगा जो हमारे सपोर्टर हैं। आगे ना इससे जाने दें, मुझे यहाँ तक रहने दें। ठीक हो बुखारी साहब, लेकिन अब बात यहीं पर आकर ख़त्म होती है कि ये होकर रहना है, इससे ये हमारे सीपैक की सिक्योरिटी है। आप पीछे गए तो सीपैक गया, ये हमारे सीपैक की सिक्योरिटी है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी है।